टॉप रैंकिंग पेजेस देखता हूं, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स 12,000 से 9,000 पे आ गए हैं। क्या है जो इसके फेवर में जा रहा है? एक तो है इसका मतलब यह है कि एड रेवेन्यू जो आपका वो कम रहेगा इवन, तो ये सेम वही पैटर्न है 2 साल वाला। फिर अब बात करते हैं कि ऐसे फैक्टर की जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, वो है आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एसईओ ने ताजा टाइम्स को 0 से 100K तक पहुंचाया, वो भी सिर्फ 6 मंथ्स में। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एसईओ की वो कौन सी चीजें हैं जो ताजा टाइम्स को फायदा पहुंचा रही हैं, और क्या कोई ऐसी चीजें भी हैं जो ताजा टाइम की ग्रोथ को रोक रही हैं। तो अगर ताजा टाइम्स की एसईओ को अच्छे तरीके से समझना है तो ये वीडियो आपके लिए है। tazatime.com को ओपन करते हैं तो ये एकदम जल्दी से खुल जाता है, मतलब कि ब्लेजिंग फास्ट साइट स्पीड। अब यहाँ पे मुझे बताया गया था कि ये न्यूज साइट है। आई थिंक ये न्यूज साइट नहीं, ये इंफोटेनमेंट की साइट है। और एक मिनट चेक कर लेते हैं कि बिजनेस के अंदर क्या है। ओके, और फाइनेंस में क्या है। आई थिंक मोटे तौर पे ये एक इंफोटेनमेंट की साइट है और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कीवर्ड्स को ये टारगेट कर रही है। तो जैसा मैंने बोला कि ये बहुत ही फास्ट खुलती है, बहुत ही ब्लेजिंग फास्ट साइट है ये। तो अगर हम इसके डिटेल्स में जाके देखते हैं तो ये फॉक्सिस थीम यूज करती है विद एलिमेंटर, और साथ में प्लगइन यूज करती है perfmatters.io का, जो कि एक इक्विवेलेंट है WP रॉकेट का, जो आपकी साइट को फास्ट बनाता है। लेकिन इसके पीछे होस्टिंग का भी हाथ रहता है, क्योंकि अगर आप किसी भी होस्टिंग का बेसिक प्लान लेते हैं या अच्छी होस्टिंग नहीं लेते हैं तो आपकी साइट पे अगर ज्यादा ट्रैफिक आता है तो वो उसकी स्पीड स्लो कर देगा। आज की डेट में कोर वेब वाइटल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा रोल है जो वेबसाइट की रैंकिंग में हेल्प करता है। तो ये वेबसाइट पे अराउंड 2300 आर्टिकल हैं और 850 के करीब वेब स्टोरीज हैं। और अगर मैं इसके टॉप रैंकिंग पेजेस देखता हूं, यानी कि टॉप 10 पेजेस जो रैंक कर रहे हैं या सबसे ज्यादा ट्रैफिक लेके आ रहे हैं, वो या तो वायरल वीडियोस रिलेटेड है, या इनकम रिलेटेड है, या नेटवर्थ रिलेटेड है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पहले 2 आर्टिकल जो हैं वो वायरल वीडियो के हैं, और फिर उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे जाते हैं तो आपको एक नेटवर्थ का आर्टिकल मिलता है। ये मैं टॉप 10 की बात कर रहा हूं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो टॉप 5 और 6 आर्टिकल्स हैं उनका जो है ट्रैफिक 60% ऑफ द वेबसाइट है, यानी कि 60% ट्रैफिक जो है वो टॉप 6 आर्टिकल से आ रहा है, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि अगर इनमें से 2-3 आर्टिकल भी रैंक करना बंद कर गए तो इसका ट्रैफिक ड्रॉप हो सकता है, अगर ये इन्हीं 5-6 आर्टिकल्स पे रिलाई करता है। क्योंकि ये वायरल वीडियोस रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, तो जो चीज़ आज वायरल है हो सकता है 3-4 महीने के बाद वो उतनी वायरल ना रहे। तो आपको कॉन्टिन्यूसली वायरल वीडियोस के ऊपर कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे और नए नए कीवर्ड्स को रैंक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन 5-6 आर्टिकल्स या इन 5-6 कीवर्ड्स के ऊपर रिलाई कर रहे हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे इनका ट्रेंड कम होगा तो इनका ट्रैफिक ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, बिकॉज उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी। और अगर आप यहाँ पे सेमरश का डिटेल देखोगे तो वो ये बता रहा है कि इसको अप्रोक्सीमेटली 100K का ट्रैफिक आ रहा है, जिसमें से 98% जो है वो इंडिया से ही है। और फर्दर अगर आप देखते हो तो जो स्काई रॉकेट ग्रोथ मिली है वो पिछले 2-3 महीनों में ही मिली है, जहां पे ये 30-40K से सीधा 100K पे आ गया है। और हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखोगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पिछले 2-3 महीने में 12,000 से 9,000 पे आ गए हैं, यानी कि ट्रैफिक बढ़ा है लेकिन ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो रैंक कर रहे हैं वो नीचे आए हैं। और अगर हम इंटेंट की बात करें तो कीवर्ड इंटेंट में यहाँ पे इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड हैं वो अराउंड 52% हैं, ट्रांजैक्शन या कमर्शियल जो हैं वो 30 से 40% है, या इनफैक्ट 45% है। अगर ये इस वेबसाइट की हाइलाइट्स की बात करें कि ऐसा क्या है जो इसके फेवर में जा रहा है, एक तो है इसकी कीवर्ड रिसर्च। यहाँ पे कीवर्ड्स ही वो सिलेक्ट किए गए हैं जो इजी टू रैंक है और उनका वॉल्यूम हाई है। और दूसरा, ये इंग्लिश वेबसाइट्स को टारगेट नहीं कर रहा है, ये एक हिंदी वेबसाइट है, यानी कि यहाँ पे कंपटीशन आपका और कम हो जाता है। और हाँ, यहाँ पे जो ट्रैफिक क्वालिटी है वो एक लो क्वालिटी ट्रैफिक रहेगा, जिसका मतलब यह है कि एड रेवेन्यू जो आपका वो कम रहेगा इवन आपका अगर ट्रैफिक हाई है तो। बहुत सारे लोग ऐसी नीशेस पे टारगेट करते हैं क्योंकि ये एक टिपिकल रैंक एंड रन का केस बन सकता है, जिसका मतलब है कि आप सबसे पहले उसको रैंक करवाओ 6-8 महीने में और उसको 1-2 लाख के ट्रैफिक पे ले जाओ और फिर उसके बाद उसको सेल कर दो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो हाई ग्रोथ वेबसाइट्स रहती हैं उनको वो खरीदते हैं,
कुछ अननोइंगली खरीदते हैं, उनको मालूम नहीं चलता है कि यार इसका आगे चल के क्या होने वाला है, और कुछ लोग उसको अपने तरीके से यूज़ करते हैं, कंटेंट में भी रीराइट करेंगे, मे बी उससे रिलेटेड नीश में चले जाएंगे और जो भी पुराना कंटेंट होगा वो उसको हटा देंगे। यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि हर नई वेबसाइट का एक ग्रोथ फेज होता है जो कि 1 से 2 साल तक का रहता है, जहाँ पे गूगल भी आपको प्रेफरेंस देता है कि यार ये एक नई साइट आई है, ये अच्छा कंटेंट डाल रही है, अगर बेसिक एसईओ भी किया है तो हम इसको ग्रोथ देंगे। लेकिन जैसे ही आप वो 2 साल या 2.5 साल का ब्रैकेट आप ब्रेक करते हो, फिर आपका जो कंपटीशन है वो मैच्योर वेबसाइट्स के साथ होने लगता है। मतलब आप जो मैच्योर वेबसाइट्स हैं उनके साथ compete करते हो और गूगल उनके साथ आपको इवेल्युएट करने लगता है कि भैया ये जो पुरानी वेबसाइट्स हैं उनका कंटेंट कैसा है, उनका एसईओ कैसा है, और ये जो साइट अब पुराने वाली कैटेगरी में आ रही है तो इसका क्वालिटी कैसा है। तो इस तरीके से गूगल का वेबसाइट्स को एवेल्युएट करने का तरीका भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बदल जाता है। मैंने पिछले ही दिनों ट्विटर पे बहुत सारी केस स्टडीज शेयर की हैं जहां पे ट्रैफिक पहले एकदम से बढ़ा है और फिर एकदम से ड्रॉप आया है। इनफैक्ट यहाँ पे ही एक एसोसिएट वेबसाइट है techyukti.com, अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो वो 2018 के करीब आसपास में चालू हुई है, 2020 में एकदम पीक आया है, लेकिन उसके बाद वो ट्रैफिक गिरता ही चला गया है। तो ये सेम वही पैटर्न है 2 साल वाला। फिर उसके लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी डिफरेंट चाहिए, तो वो अप्लाई करनी ज़रूरी रहती है। अगर आप वो नहीं करते हो तो फिर आपको एक स्लाइड देखने को मिलेगा आफ्टर 2.5 ईयर्स। या फिर जैसे ऑल्टरनेटिवली मैंने बोला कि अगर आप उस पीक पे लेके जा रहे हो, समझो आप 1-2 लाख तक पहुंच जाते हो, तो साइड को बेच दो, भैया मैं बोर हो गया, मुझे हैंडल ही नहीं करना, मुझे इससे से एग्जिट ले लेना है और पैसे निकाल लेने हैं आप। लेकिन अगर उसको फर्दर ग्रो करना है तो आपको अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी, एसईओ स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। यहाँ पे साइट ने बहुत ही अच्छे कीवर्ड्स निकाले हैं, जैसे मैंने बोला कि इजी टू रैंक है और लेकिन उन पे हाई ट्रैफिक है। थोड़ी सी ट्रेंडिंग की कैटेगरी में भी आते हैं, जैसे ये ऑटोमोबाइल के हो गए या मूवीज़ के हो गए या नेटवर्थ वाले हो गए, क्योंकि लोग इन पे ढूंढते रहते हैं। बट येस, जहाँ पे वायरल वीडियोज़ है मैं वहाँ पे थोड़ा सा एग्री नहीं करता हूँ कि इस टाइप के कॉन्टेंट का जो दूसरे ऑटोमोबाइल्स वाले हैं उसके साथ थोड़ा सा क्लैश हो रहा है। तो ये इंफोटेनमेंट में भी आपको देखना पड़ेगा कि आप इसको क्लीन इंफोटेनमेंट में रखो। मैंने खुद ने कभी इंफोटेनमेंट की साइट पे काम नहीं किया है, मेरी अपनी भी कोई वेबसाइट ऐसी नहीं रही है जो इंफोटेनमेंट पे हो। बट यहाँ पे अगर मैं इसको कंपैरिजन में लेके जाता हूँ, जैसे हम एक पेज खोल लेते हैं, लेट्स से अभी जैसे ये Honda NX 500 ही देख लेते हैं। अभी कंटेंट और जैसे ये स्पेक्स हैं ये तो शायद मैं वेरीफाई नहीं कर पाऊंगा, बट हम ये मान के चलते हैं कि ये एक्यूरेटली उठाया गया होगा। और प्लस हम ये भी देख लेते हैं कि अगर मुझे Honda NX 500 इंजन को ढूंढना भी है, उसके लिए टॉप सर्व पे कौन सी साइट्स रैंक हो रही हैं। जैसे ये बाइक वाले हैं, जिग व्हील्स है, एक बार इनका खोल के देख लेते हैं यार ये क्या दिखा रहे हैं। अभी Honda NX 500 है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, अगर आपको इनके साथ compete करना है तो आपका UI जो है, आपका जो कंटेंट प्रेजेंट करने का तरीका है, वो भी आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव रखना पड़ेगा कि सर्ब्स में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा कंटेंट दे रहे हो जो बाकी लोग उस तरफ ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो वो लेआउट है, यूएक्स है, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैसा उसमें डालते हो। जिसके बारे में हमें आइडिया नहीं रहता है उसको हम सर्च के साथ कंपेयर कर लेते हैं कि यार जो चीज़ें रैंक कर रही हैं वो लोग क्या दिखा रहे हैं, क्या हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि सर्च इंटेंट को फुलफिल करना। मतलब जो हमारा व्यूअर है वो क्या ढूंढ रहा है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी ग्रोथ को रोक रहा है। लेट्स फाइंड आउट। अब मैंने इसके जब थोड़ा सा ऑडिट किया तो ये कुछ 4-5 चीज़ें मेरे सामने आई जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरा ऑडिट करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जो ओवरव्यू मैंने लिया है उसमें ये कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इस यहाँ पे आती है 404 पेजेस, यानी कि ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं जिनमें 404 का एरर आ रहा है और वो नहीं होने चाहिए। ये एक टेक्निकल एसईओ का एस्पेक्ट है। तो 404 यहाँ पे मुझे बहुत सारे पेजेस दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इमेज नेम्स भी ऐसे दिख रहे हैं जो थोड़े से वेग हैं, जैसे इमेजेस 2023। अब जैसे दिवाली विशेस इमेजेस, ये एक सही नाम है। टीवीएस अपाचे 310 नेकेड इमेजेस, ये एक सही नाम है। अब बात करते हैं कि ऐसे फैक्टर की जो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, वो है एम्प पेजेस। अप्रॉक्सीमेटली 9000 एम्प पेजेस हैं इस साइट के ऊपर। अगर आपको नहीं मालूम तो एम्प पेजेस वो होते हैं जो मोबाइल फ्रेंडली बनाने के लिए, मोबाइल पे फास्टर लोड हो उसके लिए किए जाते थे आज से कुछ साल पहले। बट गूगल ने भी 2 साल पहले ये बोल दिया है कि अब भैया एम्प पेजेस आपको बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। यस, आपका जो थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए और ये जो थीम यूज़ किया जा रहा है ये मोबाइल फ्रेंडली है और काफ़ी फास्ट है। तो
तो यहाँ पे हमें एम पेजेस नहीं चाहिए। अब एम पेजेस से हमें नुकसान क्या हो रहा है? एम पेजेस से हमें नुकसान ये हो रहा है कि हमारा जो एक लिमिटेड क्रॉल बजट होता है हर साइट के लिए, वो इन पेजेस को क्रॉल करने में वेस्ट हो रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एम पेजेस इंडेक्स भी नहीं होंगे, क्योंकि ये कैनोनिकलाइज्ड है ये अपने ओरिजिनल यूआरएल के ऊपर। तो जो एम पेज है रीडायरेक्ट होके कैनोनिकलाइज होके वो एक्चुअल यूआरएल पे ही जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे वो कभी इंडेक्स होने ही नहीं वाला, लेकिन हमारा क्रॉल बजट उस पर वेस्ट होने वाला है। और ऐसे हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 9000 यूआरएल्स हैं। तो सोचो कि कितना ज़्यादा क्रॉल बजट इसके लिए वेस्ट हो रहा होगा। और दूसरा है दो कैनोनिकल टैग यूज करने का इशू ऑलमोस्ट थ्रू आउट द साइट। ये एक बहुत ही बड़ा टेक्निकल इशू है साइट के ऊपर। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे Honda NX500 का हम पेज देख रहे थे, इसका हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो ये कैनोनिकलाइज्ड है tazatime.com के ऊपर, जबकि ये सेल्फ रेफरेंसिंग होना चाहिए। ये इसी यूआरएल पे कैनोनिकलाइज होना चाहिए, क्योंकि इसको होम पेज के ऊपर कैनोनिकलाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको इशू थ्रू आउट द साइट मिलेगा। इनफैक्ट इसके ऊपर भी कैनोनिकलाइज किया हुआ है, लेकिन क्योंकि दो होने की वजह से हो सकता है कि गूगल ये होम पेज वाला उठा ले। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और बड़ा इशू इसलिए भी है क्योंकि ये थ्रू आउट द साइट है। अब तीसरा मुझे इसमें मिला इशू जो है वो टैग्स और कैटेगरीज रिलेटेड। अब टैग्स और कैटेगरीज दोनों ही इंडेक्सेबल हैं। तो अगर आप टैग्स एंड कैटेगरीज यूज कर रहे हो तो उसको आप अपना कंटेंट मैनेजमेंट के लिए इंटरनली यूज कर सकते हो। फ्रॉम एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक एक्स्ट्रा यूआरएल बना दिया टैग के रिलेटेड। मतलब आप जो भी टैग कर रहे हो उसके लिए एक यूआरएल बन रहा है, जो भी कैटेगरी बना रहे हो उसके लिए एक यूआरएल बन रहा है, और वो भी क्रॉल होगा और वो इंडेक्स भी हो रहा है। इन टैग्स और कैटेगरीज को YouTube के टैग्स के तरीके से नहीं देखना चाहिए हमें, क्योंकि वो उसमें भी, हालांकि YouTube में भी टैग्स का इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। एसईओ ब्लॉग पोस्ट में तो टैग्स लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, अनलेस अनटिल आप उसकी क्लबिंग कर रहे हो या कुछ इसको मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने एक तरीके के आर्टिकल्स को एक टैग के अंदर रखना है, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन उसको नॉन इंडेक्सेबल बना दो। ये यूज्ड जो प्लगइन रहता है वो आपको करने की ऑप्शन देता है कि आप उसको नॉन इंडेक्सेबल बना दो। तो इसको जाते जाते एक बार हेडिंग्स भी मैं बता देता हूँ कि थोड़ा हेडिंग्स में भी मुझे इशू मिला। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे अपकमिंग Honda NX500 की कीवर्ड स्टफिंग दिख रही है। ये हम इसको अवॉइड कर सकते हैं कि भैया इतनी ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग ना हो, आप इसको यूज़ करो, हेडिंग्स में भी यूज़ करो। लेकिन हर हेडिंग में अगर अपकमिंग Honda NX500 डालोगे तो गूगल कहीं ना कहीं इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। अब चौथे नंबर है पेजिनेशन यूआरएल ऐसे हैं जो एंकर टैग में नहीं दिए हुए। इनफैक्ट आई थिंक 750 ऐसे पेजिनेशन यूआरएल्स हैं जो एंकर टैग में से मिसिंग है या एंकर टैग में नहीं डाले हुए। ये भी एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और भी इश्यूज हैं, बट अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो जैसे पेज टाइटल बहुत जगह पे मिसिंग है, मिक्स्ड कंटेंट है, जैसे कुछ जैसे इमेजेस HTTP होंगी लेकिन दूसरा कंटेंट HTTPS है। तो ये सारे इश्यूज हैं। आपके पूरा जो कंटेंट है वो HTTPS ही होना चाहिए, नहीं तो वो मिक्स्ड कंटेंट का टेक्निकल एसईओ एरर बन जाता है। अभी केस स्टडीज, लाइव केस स्टडीज बनाने का मतलब यही है कि आप इन केस स्टडी से सीख पाओ और समझो कि क्या कॉमन एसईओ मिस्टेक्स हैं जो दूसरी वेबसाइट्स करती हैं और वो मुझे नहीं करनी है। ऐसी बहुत सारी केस स्टडीज हैं जो मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे भी शेयर की हैं कि क्या उनमें सही चल रहा है और क्या उनमें प्रॉब्लमेटिक है। तो ये केस स्टडीज बनाने का मतलब यही है कि आप इनसे सीखो और इनको इम्प्लीमेंट करो। अब ये साइड भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है। अभी समझो इसको 6-8 महीने हो चुके हैं, अभी 1 साल में 1.5 साल में ये 1 से 2 लाख पे जाएगी। तो या तो इसको इस ग्रोथ फेज में इसको बेच दो, इसमें से पैसा कमा के निकल जाओ, या फिर जैसा मैंने पहले बोला कि जैसे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी से वो बाहर आती है, ग्रोथ फेज से बाहर आती है, जैसे गूगल ग्रोथ फेज बोल रहा है, या गूगल नहीं बोलता, इनफैक्ट बोलूंगा कि मैं बोलता हूँ कि जैसे एक 2 साल पुरानी साइट होती है उसको गूगल मैच्योर साइट्स के साथ कंपेयर करने लगता है। तो उसके लिए आपको अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी, इनफैक्ट कंटेंट स्ट्रैटेजी भी चेंज करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर जैसे ही आप 2 साल के करीब पहुंचोगे तो फिर गूगल अपडेट का जो इफेक्ट है आपकी साइट्स के ऊपर दिखने लगेगा। और जैसा मैंने बोला कि न्यूअर साइट्स को गूगल हमेशा फेवर करता है, प्रोवाइडेड आप एसईओ बेसिक्स सही रखो, क्वालिटी कंटेंट रखो, कॉपी पेस्ट नहीं करो और कीवर्ड रिसर्च स्मार्टली करो। और अगर आपको सही ढंग से कीवर्ड रिसर्च को सीखना है तो मैंने ये वीडियो बनाया है यूजिंग फ्री टूल्स। एक लंबा वीडियो आधे घंटे का जो आपको सिखाएगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है फ्री टूल्स को यूज करते हुए। तो वो आप अभी जाके चेक करो अगर आपको कीवर्ड रिसर्च सीखना है।